अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च के इस्लामाबाद पहुंचने में महज एक दिन रह गया है। इस वक्त आज़ादी मार्च के शुरका पंजाब में मौजूद हैं और तैयारियों के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। अब से कुछ देर पहले जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में आज़ादी मार्च के काफिले साहिवाल पहुंचे। मौलाना फजलुर रहमान के काफिले में शामिल कारकुनों ने तैयारियां की हुई हैं। हमारे नुमाइंदे जो इस काफिले के साथ मौजूद हैं वो बताते हैं कि इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के काफिले में जो उनके कारकुन मौजूद हैं उनके पास बिस्तर और कंबल के साथ साथ खाने पीने का सामान भी वाफिर मिकदार में मौजूद है। इस हवाले से आज़ादी मार्च के शुरका ने हमारे नुमाइंदों से बात की और बताया कि जितने दिन भी इस्लामाबाद में क़याम करना पड़ा वो करेंगे। 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना रुकना, सामान खुले ऊपर फुट पड़ा हुआ है। कट्टे रखे हैं, आटे के या चावल के कट्टे रखे हुए हैं, पूरा सामान ऊपर भरा हुआ है। अंदर भी पूरा हम पकाते भी खुद हैं, सारा पकाया, सारा सामान इसमें होता है। हम क़यादत के हुक्म पर हैं। अगर क़यादत हुक्म करे कि 1 साल तक रुकना है तो हम 1 साल भूख पर भी गुजार सकते हैं। हमें सामान की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कायद का इशारा चाहिए बस। कायद जो इशारा करेगा, सामान हो या ना हो, हम वहाँ पर रहेंगे, भूख पर भी रहेंगे, रोज़े रखेंगे, कायद के हुक्म पर रहेंगे। जब कायद हुक्म करेगा तो यहाँ से उठना है, फिर उठेंगे। इस्लामाबाद का खाना पीना क्या होगा, किस तरह से इंतजाम करेंगे? हमने वहाँ पहुँचकर क्या करना है ये हिकमत अमली हमने ओपन नहीं की। मैं सिर्फ खाने पीने की बात कर रहा हूँ। खाना पीना जहाँ इतने इंसान जमीन में रूए ज़मीन पर खाते हैं वो अल्लाह हमें वहाँ भी देगा। हम पट्टी पे खाएंगे, घास पे खाएंगे, हमारे उससे कोई चीज़ नहीं है। खाने माने का सिस्टम जो है वो अल्लाह खुद हमको रस्क दे रहे हैं। हम इंशाल्लाह इसका खाना ख़राब कर देंगे, इस हुकूमत को इंशाल्लाह हम पका देंगे। साफ नजर आ रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान जो कहेंगे उनके कारकुन कह रहे हैं वो वैसा ही करेंगे। तैयारियों के साथ जा रहे हैं। तवील क़याम की तैयारी इस वक्त नज़र आ रही है और अब उनकी अगली मंजिल लाहौर है जहां आज रात वो क़याम करेंगे। कल मीनार पाकिस्तान पर मौलाना फजलुर रहमान खिताब के बाद GT रोड के ज़रिए इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां इस्लामाबाद में H9 के एतवार बाज़ार के करीब ग्राउंड में मुल्क भर से आने वाले काफ़िले जमा होंगे और 31 अक्टूबर को जलसा होगा। आज़ादी मार्च के शुरुआ की तैयारी कैसी है और इस वक्त जहां जहां ये गए पंजाब में वहां जो नून लीग है और पीपल्स पार्टी है उन्होंने किस हद तक शिरकत की। हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी जो इस वक्त कवर कर रहे हैं। इसके अलावा आज़म मलिक जो साहिवाल से इस सारे के सारे मामले को कवर करते रहे वो भी हमारे साथ मौजूद है। आज़म, पहले आप बताइएगा कि इस वक्त ये जहाँ जहाँ काफिले पहुँचे मौलाना फजलुर रहमान अपना कितना क्राउड पुल कर पाए, जहाँ वो मुख्तलिफ शहरों में जा रहे थे? नून लीग और पीपल्स पार्टी ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया क्राउड में? जी शाहजेब, एक बात तो यह है कि जो मौलाना फजलुर रहमान का आज़ादी मार्च है, जो उनके जो कारकुन हैं उनके साथ चल रहे हैं वो तो बड़े कमिटेड हैं। सक्कर से जब ये चले थे तो बहुत बड़ी तादाद में कारकुन उनके साथ थे और वो उनके साथ ही हैं। लेकिन जहाँ जहाँ पर जैसे वो मुल्तान में रुके, चीचा वतनी में थोड़ा सा उनका क़याम था और साहिवाल में उनका क़याम था। साहिवाल में हमें नज़र आया है कि वहाँ पर पीपल्स पार्टी और PMLN के जो कारकुन थे, पहली दफ़ा हमने साहिवाल के अंदर उनकी पार्टिसिपेशन देखी है। उनके झंडे थे और वो तकरीबन शाम 6 से 7 बजे के करीब साहिवाल चौक पर पहुँचे हैं, जिसके बाद तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे मौलाना फजलुर रहमान भी यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने एक स्पीच भी की। उनका कहना था कि ये मुल्क की सलामती का आज़ादी मार्च है। जहाँ तक बात है शाहजेब उनकी तैयारियों की, तो एक चीज़ तो बड़ी हैरान कुन है कि जो मौलाना के वर्कर्स हैं वो कमिटेड हैं और तकरीबन 100 गाड़ियाँ ऐसी हैं जो बड़ी, जो मैंने खुद गिनी वहाँ पे खड़े होके, जो मौलाना साहब से पहले गुजर चुकी थी, उनमें तकरीबन सारा सामान था। कुछ गाड़ी वालों से हमने जब बात की तो उनका कहना था कि उनके पास चावल, घी, आटा, दालें, खजूर और इसके साथ साथ खुश्क मेवा जात, जबकि LPG सिलेंडर और उनके साथ जो मूवेबल और अफोर्डेबल जो बिस्तर होते हैं वो भी उनके साथ थे। घर से वो चादरें लेकर आए हुए थे, कंबल भी उनके साथ थे। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो फुली इक्विप्ड हैं। ऐसा नहीं है कि कारकुन किसी जगह पर जाएं तो उनको ये प्रॉब्लम होगा कि वो सोएंगे कहाँ पर, रहेंगे कहाँ पर, तो वो फुली इक्विप्ड हैं। यानी कि अगर इस जगह उकाड़ा बाईपास पर मैं खड़ा हूँ, अगर मौलाना फजलुर रहमान ये ऐलान करते हैं कि कारकुन उकाड़ा बाईपास पर रुक जाएं तो कारकुन यहाँ पर रुक जाएंगे, यहीं पर खाना बना लेंगे, यहीं पर उनको वो अपने बिस्तर बिछा लेंगे और यहीं से सुबह वो तैयार होकर चले जाएंगे। तो पूरी एक स्ट्रेटजी है। कुछ कारकुनों से हमारी बात हुई, कुछ ने तो ये बताया कि उनके पास जो राशन है वो 15 से 20 दिन का है, यानी कि वो 20 दिन तक अपने उस राशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और बात भी है शाहजेब कि जो
जहाँ पर रुकते हैं वो 1 घंटे का स्टे हो या 2 घंटे का स्टे हो, तो ये कारकुन अभी तक अपनी वो खुराक जो वो साथ लेके चले हैं, जिसमें दालें, घी, आटा, खजूरें, खुश्क मेवाजात, बिस्किट्स, चाय की पत्ती वगैरह है, वो इस्तेमाल नहीं करते। वो स्टेशन से खाना खाते हैं, वहीं से चाय पीते हैं और अपना ये जो सामान है जो उनकी गाड़ियों में उनके साथ है, इसको उन्होंने होल्ड किया हुआ है इस्लामाबाद के लिए। उनका ये कहना था कि इस्लामाबाद जाकर वो अपने कायद का हुक्म का इंतज़ार करेंगे। ताहम एक चीज़ बड़ी अहम है, जो कारकुन मौलाना साहब के साथ सक्खर से चले हैं वो फुली इक्विप्ड हैं, पूरे साजो सामान के साथ, और इनमें बच्चे हमें नज़र नहीं आए। ये सारे अडल्ट थे या बड़ी उम्र के लोग थे, बच्चे हमें नज़र नहीं आए और ना ही ख़वातीन नज़र आई हैं। तो ये इक्विप्ड है। उनका ये कहना है कि वो इस्लामाबाद के अंदर 15-20 दिन तक तो इजीली स्टे कर सकते हैं अपने इसी इक्विपमेंट के साथ जो उन्होंने साथ लिया। लेकिन अगर इसके बाद उनके कायद जो हैं जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ये ऐलान करते हैं कि उन्होंने ज़्यादा दिन के लिए रहना है, तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वो रोज़े रखेंगे। इसके लिए उन्होंने खुश्क मेवाजात साथ रखे हुए हैं, वो रोज़े रखेंगे, अपने क़याम को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हमें ये इक्विप नजर आए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये 1 या 2 दिन के लिए जा रहे हैं। चौधरी, आपने क्योंकि आज फॉलो किया इन्हें और मुख्तलिफ इलाकों से, साहिवाल से, आप ये बताइएगा कि उन इलाकों में नून लीग और पीपल्स पार्टी भी शिरकत कर रहे हैं बड़ी तादाद में, या ये मौलाना के अपने ही कारकुन हैं जो मुख्तलिफ शहरों में आते हैं और उसके बाद आगे निकल जाते हैं? देखें, हम सक्खर से इस काफ़िले के साथ थे। मौलाना जब सक्खर से निकले थे, उसके बाद जब पंजाब के अंदर बॉर्डर में दाखिल हुए हैं कोट सब्जल के मुकाम पर, तो उस वक्त भी जो था वो मौलाना का अपना क्राउड था। तो ये देख के हमें भी थोड़ी सी हैरानगी हुई थी कि पंजाब एंट्रेंस के ऊपर जो था रहीम यार खान, जो कि पीपल्स पार्टी का गढ़ है, ख़ास तौर के ऊपर उनके बड़े अहम रहनुमा है मखदूम अहमद महमूद, उनकी जानिब से भी रहीम यार खान में कोई मौलाना के लिए जो था वो किसी किस्म का कोई इस्तकबाली कैंप नहीं लगाया गया था। इसी तरह वो रास्ते से होते हुए जब वो भावलपुर पहुँचे तो वहाँ पर सिर्फ मियाँ बलीगुर रहमान और मियाँ जावेद लतीफ़ ने रात गए उनका मौलाना फजल रहमान का इस्तकबाल किया। सिर्फ वो लीडर थे, उनके साथ चंद कारकुन थे। फिर उसके बाद मौलाना आज सुबह तकरीबन 4 से 5 बजे के दरमियान मुल्तान पहुँचे। फिर उन्होंने अपनी रिहाइश गाह पर चले गए। तकरीबन 12 बजे से जो था उनके घर मुस्लिम नून के मुख्तलिफ जो वफूद थे, जिनमें मखदूम जावेद हाशमी थे, मियाँ जावेद लतीफ़ थे और सेनेटर महमूदुल हसन थे, वो ज़रूर आए। उनके साथ कोई कारकुन नहीं थे। जहाँ पे फातिमा जना हाउसिंग सोसाइटी, जहाँ पे पंडाल बनाया गया था मौलाना फजल रहमान के कारकुनों का, और जहाँ पर उन्होंने खिताब कर रहा था, वहाँ पर भी सिर्फ एक इस्तकबाली कैंप ज़रूर लगाया गया था मुस्लिम नून की जानिब से। वहाँ पे चंद एक लोग थे। जितना क्राउड हमने देखा वो तमाम का तमाम जो था वो मौलाना का था। अलबत्ता स्टेज के ऊपर ज़रूर मुस्लिम नून के जावेद हाशमी और इसके अलावा जो मियाँ जावेद लतीफ़ और जो दीगर चंद अहम शख्सियात थी वो हमें स्टेज तक ज़रूर नजर आए। जिस वक्त ये काफ़िला मुल्तान से निकला उस वक्त भी साथ कुछ नून लीग के वर्कर्स हमें नज़र नहीं आए। रास्ते में जिस वक्त खानेवाल पहुँचे हैं न्याजी चौक पे, वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून के कारकुन और जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों की जानिब से मौलाना का इस्तकबाल किया गया। और उसके बाद जब कस्सोवाल पहुँचे हैं तो वहाँ पे नून लीग के कारकुन थे थोड़े से जिन्होंने किया। उसके बाद जो थे वो साहिवाल पहुँचे हैं, तब भी जो थे वो जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों की ही तादाद थी, बहुत बड़ी तादाद थी जो मौलाना फजल रहमान को जो थी वो वेलकम कर रही थी। और मौलाना जो है वो लाहौर के रास्ते पे, यानी कि इमरान चौधरी, ये कहा जा सकता है कि मौलाना फजल रहमान का काफिला इस वक्त मौलाना फजल रहमान के कारकुनों पर मुश्तमिल है। ऐसा नहीं है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल होते हैं। वो किसी शहर में जाते हैं, चंद कारकुनों के साथ, कुछ लीडरान आते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के, ज्यादातर मौलाना के ही कारकुन होते हैं और वही आगे जा रहे हैं, साथ कोई नहीं है पीपल्स पार्टी और नून लीग में से। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि चंद लोग आते हैं, वो उनको वेलकम करते हैं, उनके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर करते हैं और उसके बाद वापस चले जाते हैं। जितना काफिला देखा है उसके अंदर हमने किसी सवाए 3 गाड़ियां जमशेद दस्ती के अलावा, या इसके अलावा मियाँ जावेद लतीफ़ के हमने 2 गाड़ियां देखी थी। उसके अलावा हमने किसी जो थे वो कारकुन जो हैं नून लीग के या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो हमने नहीं देखे कि किसी गाड़ी के ऊपर उनके झंडे लगे हुए। वो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उनके कारकुन मुख्तलिफ जगहों पर आए, उन्होंने इस्तकबाल किया और वापस चले गए। जो काफिला चल रहा है आज़ादी मार्च का, जो इस वक्त टोटली जो क्राउड हमें नज़र आ रहा है वो मौलाना का अपना क्राउड नज़र आ रहा है, अपना क्राउड नज़र आ रहा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। मीर साहब, बहुत शुक्रिया। ऐसा लगा कि हुकूमत और मौलाना के दरमियान कोई ना कोई किसी न किसी सतह पर कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है। अब मौलाना अगर तैयारी के साथ रहे हैं तो क्या मौलाना वहाँ जाकर, इस्लामाबाद जाकर इंतज़ार करेंगे कि पहली चाल हुकूमत चलती है, या हुकूमत इंतज़ार करेगी कि पहली चाल मौलाना चलें, या बस आएंगे 31 को जलसा करेंगे और ख़त्म हो जाएगा मामला? देखें, हुकूमत तो बहुत सी चालें चल चुकी है और आपको याद है
कि हुकूमत की तरफ से ये दावा किया जाता था, हुकूमत के वुज़रा ये कहते थे कि मौलाना साहब जो हैं वो तो मार्च की नौबत ही नहीं आएगी, उनके साथ तो जिन लोगों को बातचीत करने का सलीका आता है वो बातचीत कर रहे हैं, वो तो मार्च करेंगे ही नहीं, वो तो आएंगे ही नहीं। लेकिन आपने देखा कि उन्होंने 27 अक्टूबर की डेट दे दी और फिर 27 अक्टूबर को उनका मार्च शुरू भी हो गया। और अब जैसे ही उनका मार्च जिस दिन शुरू होना था उससे एक दिन पहले जो है वो उन्होंने मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह को गिरफ़्तार कर लिया, हाफ़िज़ हम्दुल्लाह साहब की शहरियत जो है उसको मनसूख कर दिया। तो काफ़ी चालें तो हुकूमत चल चुकी है और जो JUI की एक ज़ैली तंजीम है अंसारुल इस्लाम, उस पर पाबंदी का भी फ़ैसला कर लिया गया। तो आप ये देखें कि वो रुक नहीं रहे। जो मुज़ाकरात बैक चैनल से किए जा रहे थे, न सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान के साथ बल्कि आसिफ जरदारी साहब के साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ, कोई भी मामला जो है वो अपने लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंचा। तो मौलाना फजलुर रहमान को बहुत से लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया हुआ था, बहुत से लोगों ने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब के साथ जो अपना एक पुराना वर्किंग रिलेशनशिप चल रहा था उसको ओवर एस्टिमेट किया हुआ था। तो जो ओवर एस्टिमेशन थी वो भी गलत निकली, जो अंडर एस्टिमेशन थी वो भी गलत निकली। तो अब मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उसके बारे में आप कुछ भी कहें कि कोई मुआहदा हुआ है नहीं हुआ, वो चल पड़े हैं वहाँ से और अब उनके साथ काफ़ी बड़ी तादाद में लोग हैं। लोगों की तादाद कितनी है उस पर हम नहीं जाते, लेकिन बड़ी तादाद उनके साथ मुसलसल चल रही है। और इस्लामाबाद में जो एडमिनिस्ट्रेशन ने JUI की मुकामी तंजीम के साथ एक मुआहदा किया है, वो मुआहदा भी अपनी जगह पे कायम है। अब ये असाब की जंग है और मौलाना फजलुर रहमान जब इस्लामाबाद में पहुँच जाएंगे तो इस्लामाबाद पहुँचने के बाद हुकूमत जो है उसके असाब का इम्तहान होगा कि वो अब उनको रोकने की कोशिश करती है या नहीं करती। यहाँ पे मुझे लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान जब इस्लामाबाद में आएंगे तो वो मजमे से कहेंगे कि अब आपने फैसला करना है कि अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे धरना देना है नहीं देना, मुझे यहाँ से वापस जाना है नहीं जाना। तो जो मजमा होगा वो फैसला करेगा। और मौलाना फजलुर रहमान ज़ाहिरी बात है वो उनकी सियासत आपके सामने है, तो किसी सियासतदान के सामने 1000 बंदे भी हों तो वो कहता है कि ये अवाम की ताकत है। तो उनके सामने फ़र्ज़ करें अगर 1 लाख लोग भी हों तो वो उनसे पूछे बताएं मैंने क्या करना है, तो जो अवाम उनको कहेंगे मौलाना फजलुर रहमान ने वही करना है। और फ़र्ज़ करें कि उसके बाद वो अगर धरना देने का फ़ैसला कर लेते हैं तो उसके बाद फिर दोनों के असाब का इम्तहान शुरू हो जाएगा। और जिसके असाब पहले शिकस्ता हो जाएंगे, जिसके असाब पहले कमज़ोर हो जाएंगे वो हार जाएगा और जिसके असाब अपनी जगह पे कायम रहे वो जीत जाएगा। यानी कि फिर कहा जा सकता है ना कि 31 को कहानी ख़त्म करने का इरादा नहीं रखते मौलाना फजलुर रहमान। 31 को पहुंचेंगे और उसके बाद वो फैसला करेंगे कि आगे उन्होंने क्या करना है। कुछ तय नहीं हुआ उनका हुकूमत से अभी तक। मैंने आपको मौलाना फजलुर रहमान की स्ट्रेटजी बताई है कि उन्होंने क्या करना है। मेरी इंफॉर्मेशन कुछ और है, अगर आप पूछना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी आपको मैंने सिर्फ वो बताया जो मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद में आके करना है, लेकिन उन्होंने फैसला क्या किया हुआ है पहले से उनकी तंजीम ने। आमिर मिर्ज़ा, असल बात तो आपकी इंफॉर्मेशन में ही होती है। इंफॉर्मेशन आपकी क्या है वो बताइए, उसी से तो पता चलेगा कि मौलाना ने करना क्या है, जो भी मौलाना सोच रहे हैं। मेरा एक ख्याल है और मेरी इन्फॉर्मेशन भी यही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं ये अपनी सियासी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, एक बहुत बड़ा रिस्क ले लिया उन्होंने। और अब जबकि उन्होंने अपना मार्च शुरू कर दिया है और इस्लामाबाद उनकी मंजिल है, तो 31 अक्टूबर को जब एक दफ़ा वो इस्लामाबाद में आ जाएंगे तो उसके बाद वो जहाँ पे भी रहें, पेशावर मोड़ में रहें या आगे आएँ, कहीं पे भी जाएँ, वो काफ़ी दिन तक धरना देने का मंसूबा बना के आ रहे हैं। लेकिन अभी वो उसको अनाउंस नहीं करेंगे क्योंकि वो ये जो है फ़ैसला जो है उन्होंने लेना है अवाम से, और अवाम का मतलब है कि उसमें मुस्लिम लीग नून भी शामिल होगी। हो सकता है पीपल्स पार्टी जो है वो धरने में बज़ाहिर शामिल ना हो, लेकिन मुस्लिम लीग नून और JUI और कुछ दीगर सियासी जमातें ये तो मौलाना साहब के साथ होंगी। और मेरी इतला यही है कि मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद आने के बाद यहाँ काफ़ी दिनों तक बैठने का मंसूबा है उनका। कम से कम 2 हफ्ते का साजो सामान जो है वो तो लेके आ रहे हैं। साजो सामान का मतलब है खाने पीने की अशिया, तो 2 हफ्ते का सामान तो वो लेके आ रहे हैं। और अगर 2 हफ्ते उन्होंने गुजार लिए तो उसके बाद फिर उनका इम्तहान शुरू होगा, क्योंकि इतने बड़े मजमे के लिए मुसलसल खाने पीने का इंतज़ाम करना, उनके उठने बैठने सोने का इंतज़ाम करना, ये बहुत मुश्किल काम है। इस पर करोड़ों रुपए खर्च होंगे और अगर 2 हफ्ते गुजार लिए तो फिर मामला अरबों तक पहुंच जाएगा।
तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनकी सियासी ज़िंदगी का। तो इस लिहाज से मेरी तो इन्फॉर्मेशन यही है कि वो अगर एक दफ़ा आ गए इतनी आसानी से वापस नहीं जाएंगे। बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक दफ़ा आ गए तो मौलाना फजलुर रहमान इतनी आसानी से वापस नहीं जाएंगे। इस सब में नून लीग क्या करेगी, क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट के बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी ज़मानत मिल गई है। अब वो आज़ाद हैं और अपनी मर्जी के अस्पताल और डॉक्टर से इलाज करा सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज अपना मुख्तसर फैसला तिब्बी बुनियादों पर उन्हें मुख्तसर फैसले में अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा 8 हफ्तों के लिए मुअत्तल कर दी। अदालती फैसले में नवाज शरीफ की जमानत में तौसी से मुतालिक भी हिदायत दी गई है। इस हवाले से फैसले में कहा गया है कि अगर नवाज शरीफ की तबीयत में बेहतरी नहीं आती तो वो 8 हफ्ते बाद जमानत में तौसी के लिए एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी यानी हुकूमत पंजाब से रुजू कर सकते हैं, और जब तक सूबाई हुकूमत उनकी दरख्वास्त पर फैसला नहीं करती वो जमानत पर रहेंगे। और अगर नवाज शरीफ जमानत में तौसी की दरख्वास्त नहीं देते तो 8 हफ्तों की मुद्दत मुकम्मल होने पर उनकी जमानत खत्म हो जाएगी। अहम बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जमानत में तौसी का मामला पंजाब हुकूमत को दे दिया है, जबकि इसके साथ साथ नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने के हवाले से अदालत के फैसले में कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है, ना ही फैसले में इस बारे में कोई हिदायत दी गई है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर से प्लेटलेट्स में कमी की वजह से लाहौर के सर्विस अस्पताल में जेर इलाज हैं, जहां 8 दिन गुजरने के बावजूद उनकी तबीयत नहीं संभल रही है और हुकूमत का कायम करदा बोर्ड मेडिकल बोर्ड भी नवाज शरीफ की तबीयत को तशवीशनाक करार दे चुका है। और उनकी इसी हालत को देखते हुए लाहौर हाई कोर्ट 25 अक्टूबर को चौधरी शुगर मिल केस में उनकी जमानत मंजूर कर चुकी है। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा 8 हफ्तों के लिए मुअत्तल कर दी है। हमारे साथ एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल नून लीग। बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब। ज़ाहिर नवाज शरीफ साहब के लिए आज मेडिकल ग्राउंड्स पर आज रिलीफ आया, अब वो आज़ाद हैं। मौलाना फजलुर रहमान लाहौर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब तक जो हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान के लिए आपके चंद कारकुन आते हैं, आपके पीपल्स पार्टी के कुछ लीडरान की सरबराही में, और फिर मौलाना का काफिला आगे निकल जाता है। कोई बहुत बड़ी तादाद में आप लोगों की तरफ से अभी तक शिरकत नहीं है। आगे भी यही इरादा है नून लीग का? शाहज़ेब शुक्रिया। मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि हम भी मॉनिटर कर रहे हैं और हमारे कारकुनान और इसी तरह पीपल्स पार्टी के कारकुनान दीगर जमातों के जहाँ जहाँ आज़ादी मार्च पहुँच रहा है उसका भरपूर न सिर्फ इस्तकबाल कर रहे हैं बल्कि उसमें शामिल हो रहे हैं। और अभी कुछ देर बाद वो लाहौर पहुँचेंगे। लाहौर के अंदर भी उनके पूरे रूट के ऊपर मुस्लिम लीग नून ने इस्तकबालिया कैंप्स लगाए हुए हैं और जो उनका प्रोग्राम है 31 का, उसमें हर ज़िले से मुस्लिम लीग नून के काफ़िले शरीक होंगे। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा से भी उनके आज़ादी मार्च के साथ आएंगे, चूँकि हमारे कायद और सदर ने इस बारे में जो हदायत दी है उस पर पूरी तंजीम पूरी तरह यकसू है। और ये एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि तारीख़ी इज्तिमा होगा 31 अक्टूबर को इस हकूमत की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़। इस हकूमत ने जो मुआशी तबाही पाकिस्तान के ऊपर बर्पा कर दी है उसके ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए ये एक बहुत अजीमुश्शान इज्तिमा होगा पाकिस्तान के अवाम का। मगर जब मौलाना आ रहे हैं इस वक्त लाहौर, तो क्या मियाँ नवाज शरीफ से कोई राबता मुलाकात कोई ऐसी मुतवक्को है? और मियाँ नवाज शरीफ ने क्या आज के फैसले के बाद कोई कुछ और हिदायत दी हैं कि किस हद तक मौलाना फजलुर रहमान के मार्च में जाना है नून लीग ने? देखिए, इस वक्त तो नवाज़ शरीफ साहब की जो सेहत है, जैसे आपको मालूम है कि आज हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने भी कहा और उनके पर्सनल फिजिशियन ने भी कहा, वो काफ़ी एक क्रिटिकल जोन के अंदर हैं और डॉक्टर्स काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तबीयत और सेहत स्टेबल हो सके, चूँकि वो इस वक्त मल्टीपल ऑर्गन्स के उसका दबाव का या एलिमेंट का शिकार हैं। एक तरफ उनका हार्ट इन्वॉल्व है, दूसरी तरफ उनकी किडनी आखिरी क्रिटिकल स्टेज के ऊपर है, साथ में प्लेटलेट्स का इशू है जो बहुत हद तक कम हो गए थे। अब जब उन्हें इजाफ़ा होता है तो उसके रद्द-ए-अमल में जो उन्हें अद्वियात दी जाती हैं, हार्ट के ऊपर असरात होते हैं, साथ के साथ वो ब्लड प्रेशर के भी मरीज़ हैं। तो इस सारी सूरत हाल में इस वक्त तो तमाम तर तवज्जो उनके मुआलजीन की और ख़ुद उनकी फ़ैमिली की और हम सब की भी उनकी सेहत की स्टेबलाइजेशन की तरफ है कि उनकी जो हेल्थ है वो एक स्टेबल जोन के अंदर आ जाए। उसके बाद फिर वो अपनी किसी किस्म की सियासी सरगर्मी में सोच सकते हैं। अभी तो सबसे पहली और आखिरी जो बात है वो उनकी अपनी सेहत है और मेडिकल केयर है।
सब ज़ाहिर है हम दुआ गो हैं, नवाज शरीफ साहब को अल्लाह सेहत दे। आगे फिर नज़र आ रहा है, हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि मौलाना का काफ़िला तो बड़ी तैयारियों के साथ आ रहा है और मौलाना, जैसा कि हामिद मीर साहब ने भी कहा कि मौलाना रुकने के इरादे के साथ आ रहे हैं। अपने कारकुनों से पूछेंगे तो आप लोग उस दिन भी फैसला करेंगे या आप लोगों ने कुछ फैसला किया हुआ है कि अगर मौलाना बैठने का फैसला करते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने बताया हुआ है हम धरने का हिस्सा नहीं बनेंगे, आप लोगों ने क्या फैसला किया? देखिए, अभी तक तो हमारे साथ आज़ादी मार्च का प्रोग्राम ही शेयर हुआ है और ख़ुद JUIF की लीडरशिप कहती रही है एलानिया तौर पे कि धरने का नाम तो मीडिया ने दिया है और हमारा तो आज़ादी मार्च है। और उन्होंने कई दफ़ा कहा है कि वो इस्लामाबाद पहुंच के मुशावरत के बाद अगले लाहे अमल के बारे में ऐलान करेंगे। तो अभी तक तो 31 अक्टूबर का प्रोग्राम हमें JUIF की तरफ से दिया गया है और उसके अंदर हमारी पार्टी, हमारे कारकुनान भरपूर तरीके से शिरकत कर रहे हैं, जैसा कि हमारी लीडरशिप ने फ़ैसला किया है। अच्छा, मगर यानी कि आप लोगों ने अभी तक जो लॉजिस्टिक्स होते हैं, कैसे कारकुन पहुंचेंगे, अगर इस्लामाबाद में पहुंचना है, कैसे वहां रुकना है, खाना पीना, इसके अलावा किस तरह वो रात गुजारेंगे, इन चीज़ों के कोई इंतजामात अभी तक आपकी तरफ से नहीं किए गए हैं? जो कुछ है मौलाना ही अपनी तैयारियां करके आ रहे हैं। देखिए ना, अभी तक तो हमारे साथ तो कोई धरने का प्लान नहीं है। उस जलसे का है जो 31 तारीख को किया जाएगा और उसके लिए तमाम हमारे तूल व अर्ज़ से काफ़िले आएंगे और भरपूर इंशाअल्लाह ताला उसमें शिरकत करेंगे। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कहा है, ANP ने कहा है, दूसरी जमातें जो अपोजिशन अलाइंस में उन सब ने कहा है। तो ये एक बहुत भरपूर इज्तिमा होगा जिसमें इस हुकूमत की पॉलिसियों के ऊपर एक अवामी रेफरेंडम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी वाज़ेह कर चुकी है वो धरने का हिस्सा नहीं बनेगी और नून लीग ने इस हवाले से ना अभी तक कोई प्लानिंग नहीं की है, ना कोई तैयारी है और वो कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान ने उनके साथ सिर्फ 31 अक्टूबर के जलसे तक का मामला तय किया है। हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि मौलाना जिस शहर में गए हैं वहाँ नून लीग के रहनुमाओं ने, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने उनका इस्तकबाल ज़रूर किया है, मगर कारकुनों की कोई बहुत बड़ी तादाद मौलाना फजल रहमान के इस्तकबाल के लिए वहाँ नहीं आई। और फिर जब किसी भी शहर से काफिला निकलता है तो वो मौलाना फजल रहमान के ही कारकुनों का होता है, ना कि उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमा या कारकुनान भी मौजूद होते हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर जब नवाज शरीफ के लजीजा रेफरेंस में 8 हफ्तों के लिए उनकी सज़ा मुअत्तल की, तो सज़ा मुअत्तली के फैसले से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने तवील समाअत की, जिसमें वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ की तबीयत और इलाज से मुताल्लिक अदालत को तफसीलात बताई, जबकि नैब और नवाज शरीफ के वकील ने जमानत से मुताल्लिक दलाइल दी। समाअत के आगाज़ पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश हुए। नवाज शरीफ की सेहत से मुताल्लिक उन्होंने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ अस्पताल में है, उनका पंजाब हुकूमत पर एतमाद है, हम नवाज शरीफ का भरपूर ख्याल रखेंगे। इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब ने अदालत की हिदायत पर जेलों में कैदियों की तफसीलात भी बताई। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि उन्होंने 1 साल में 8 बार जेलों का दौरा किया, 4,500 कैदियों को फ़ायदा पहुँचाया, 600 कैदियों के जुर्माने अदा किए। अब ये अहम बात है कि वो बता रहे थे कि आम कैदियों का भी ख्याल रखा गया है, उनके जुर्माने भी अदा किए गए हैं, उनकी सेहत का भी ख्याल रखा गया है। इससे पहले तहरीक इंसाफ कह रही थी कि अलग अलग बर्ताव किया जाता है, अमीर आदमी के साथ अलग बर्ताव किया जाता है, गरीब आदमी के साथ अलग बर्ताव किया जाता है। जब वो खुद बता रहे हैं कि 4,500 कैदियों का किस तरीके से ख्याल रखा गया, 600 कैदियों के हमने जुर्माने भी भरे, तो क्या मसला सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ ही का था, ना कि बाकी सबका था? दौरान समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के सेहत से मुतालिक डॉक्टर्स की राय भी मालूम की। साबिक वज़ीर आज़म की तबीयत और इलाज से मुतालिक डॉक्टर्स ने अदालत को बताया कि अगर नवाज शरीफ की एक बीमारी का हल तलाश करते हैं तो उन्हें दूसरी बीमारी का मसला हो जाता है। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल के MS ने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ की हालत इस वक्त भी खतरे में है और इस मौके पर नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिक डॉक्टर अदनान भी रोस्ट्रम पर आए। उन्होंने अदालत को बताया कि प्लेटलेट्स की तादाद कम होने की वजूहात का अभी तक इल्म नहीं हो सका है। नवाज शरीफ को जान बचाने की अद्वियात दी गई। नवाज शरीफ की उम्र 70 बरस है और उनको दिल का मर्ज भी है। प्लेटलेट्स बढ़ाने की दवा दें तो नवाज शरीफ को हार्ट अटैक हो गया। नवाज शरीफ दिल, गुर्दे, स्ट्रोक और शरियानों के सिकुड़ने का शिकार है। मेडिकल बोर्ड ने उनके मुकम्मल बॉडी स्कैन का फैसला किया है। नवाज शरीफ की हालत इंतहाई तशवीशनाक है और उनकी हालत अभी तक संभली नहीं है। डॉक्टर अदनान का कहना था कि उन्होंने आज तक कभी नवाज शरीफ की इतनी तशवीशनाक हालत नहीं देखी। अस्पताल में होने के बावजूद नवाज शरीफ की जान को खतरा है, ठीक से तशखीस नहीं हो रही, इसलिए खतरा मौजूद है। नवाज शरीफ इस वक्त जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। मुझे खदशा है कि नवाज शरीफ को कहीं हम खो ना दें।
समाअत के इख्तिताम पर नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस और नायब प्रोसिक्यूटर ने भी दलाइल दिए। अदालत ने उसके बाद फैसला दिया और 8 हफ्ते के लिए नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल करते हुए उन्हें मेडिकल ग्राउंड्स पर इस वक्त बेल उनकी हो गई है। लाहौर हाई कोर्ट से भी हो गई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी हो गई है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। आज काबीना के अंदर एक और दिलचस्प मामला हुआ। एक वज़ीर ने दूसरे वज़रा की शिकायत की और वज़ीर आज़म खुद बड़े मायूस नजर आए, कुछ फैसलों को बेवकूफ़ाना कहते नजर आए। क्या वज़ीर आज़म को खुद नहीं पता था कि उनकी हुकूमत में ये फैसले हो रहे हैं? कैसे नहीं पता था? सवाल उठ रहा है। हुकूमत कैसे चल रही है, कैसे फैसले हो रहे हैं और फिर कैसे वो फैसले वापस हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि खुद वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना परेशान है कि इस हुकूमत में आखिर हो क्या रहा है। और अब जो हक़ाइक़ सामने आए हैं उससे लगता है कि खुद वज़ीर आज़म इमरान खान भी परेशान है कि ये हो क्या रहा है। पेमरा की नोटिफिकेशन और फिर उसके बाद नोटिफिकेशन वापस लिए जाने के बाद हुकूमत तनकीद की जद में आई। खुद हुकूमती वज़रा ने उस नोटिफिकेशन पर तनकीद की और फिर आज वफाकी काबीना के इजलास में इस हवाले से शिकायत भी हुई। ज़राए के मुताबिक फिरदौस आशिक ऐवान ने काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म से शिकायत की कि साथी वज़रा मुझ पर ऐसे तनकीद करते हैं जैसे वो अपोजिशन में हो। तासुर ये जाता है कि हुकूमत एक पेज पर नहीं है। ऐसा लगता है कि मेरे साथी वज़रा मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान की इस शिकायत पर एक वफाकी वज़ीर ने जवाब दिया कि जब फैसले करके मिनटों में वापस लिए जाएं तो हुकूमत की सुबकी होती है, जबकि श्री मज़ारी ने कहा कि जमहूरी हुकूमत में किसी की आवाज़ नहीं दबाई जाती। फवाद चौधरी ने कहा कि ऐसे फैसले किए ही नहीं जाने चाहिए जिनको फौरी तौर पर इस तरीके से वापस लेना पड़ जाए। इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि यह फैसला गलत और बेवकूफ़ाना था। तो फिर फैसला आखिर किया किसने, जिसने वफाकी वज़रा तनकीद कर रहे हैं? वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि पेमरा के हवाले से यह फैसला गलत था, बेवकूफ़ाना था। साथ ही वज़ीर आज़म ने वज़रा को यह हिदायत भी की कि उन्हें अवामी सतह पर अपनी राय का इजहार नहीं करना चाहिए। मगर ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में हाफिज़ हम्दुल्ला और मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह के खिलाफ एक्शन पर भी तनकीद की गई। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने इन इक़दामात को भी गलत और बेवकूफ़ाना करार दिया। साथ ही वज़ीर आज़म ने यह हिदायत की कि धरने से मुताल्लिक बयानात, ऐलानात और अहम फैसले वज़ीर दिफा परवेज़ खटक करेंगे ताकि इस किस्म के इक़दामात ना लिए जाएं और उसके बाद वापस लेने की वजह से हुकूमत की सुबकी ना हो रही हो। अब अहम बात यह है कि वज़ीर आज़म इन 3 फैसलों को, अपनी हुकूमत के इन 3 फैसलों को जिनकी वजह से हुकूमत पर पिछले 3 दिनों में शदीद तनकीद हुई, इन फैसलों को गलत और बेवकूफ़ाना करार दे रहे हैं। अपनी कैबिनेट के आगे कह रहे हैं कि ये फैसले गलत थे, बेवकूफ़ाना थे। जो उनकी हुकूमत पर सबसे ज़्यादा तनकीद का बाइस बने तो ये फैसले अगर वज़ीर आज़म ने नहीं किए, अगर वज़ीर आज़म को ये फैसले बेवकूफ़ाना लगते हैं तो वज़ीर आज़म की हुकूमत में ये फैसले किसने किए? हुकूमत के हालिया दिनों में किए जाने वाले फैसलों की गूंज न सिर्फ काबीना में सुनाई दी गई बल्कि अदालत में इस हवाले से अहम समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस हवाले से अहम समाअत हुई और चीफ जस्टिस अतर मिल्ला ने अहम रिमार्क्स दिए और वाज़ेह कर दिया है कि अदालती फैसलों का गलत इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। मीडिया एंकर्स पर पाबंदियों के नोटिफिकेशन से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेमरा को अदालत का नाम इस्तेमाल करने पर अदालत का नोटिस जारी कर दिया है, क्योंकि पेमरा ने जो एंकर्स पर दूसरे टॉक शोज में जाने पर पाबंदी लगाई थी, जो डायरेक्टिव दिया था, उस की बुनियाद अदालत को करार दिया था, अदालत के अहकामात को करार दिया था। यानी पेमरा ने गुज़िश्ता दिनों एंकर्स पर पाबंदियों का जो नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सहारा लिया, उस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही पेमरा को नोटिस जारी कर दिया। नवाज शरीफ की उमूरी जमानत पर रिहाई से मुतालिक मीडिया में डील की खबरों और तज्जियों से मुतालिक आज केस की समाअत हुई। इस दौरान पेमरा के चेयरमैन भी अदालत में मौजूद थे। इस दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिल्ला ने एंकर्स पर पाबंदियों से मुतालिक हिदायत पर बरहमी का इजहार किया और चेयरमैन पेमरा को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि क्या अदालत ने आपको ये डायरेक्शन दी थी? क्यों तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज और रेगुलेटर्स अपना काम नहीं करते? आप काम नहीं करते, इसलिए अदालतों पर केसेस का बोझ है। काम करते नहीं, अदालती फैसलों का इंतजार करते हैं, फिर उसे मिसयूज करते हैं। आपने बज़ाहिर तौहीन अदालत की है। अगर आपको इस मुताल्लिक कोई इब्हाम था तो आप दरख्वास्त देकर अदालत से पूछ सकते थे। कानून बता दें कि क्या पेमरा कोई डायरेक्टिव जारी कर सकता है? क्या आपको वफाकी हुकूमत ने कोई हिदायत जारी की थी? आपके पास बहुत इख्तियारात हैं, मगर इस तरह की डायरेक्शंस देने का इख्तियार नहीं है।
चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने चेयरमैन पेमरा को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि आपको ये कहने का इख्तियार किसने दिया कि एक एंकर दूसरे प्रोग्राम में नहीं जाएगा? क्या अथॉरिटी यह फैसला करेगी कि किसका किरदार अच्छा है और वो टीवी पर आ सकता है? मेरे मुतालिक कोई जाली खबरें चलाता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़ेरे समाअत केस पर यह तासुर देना कि पैसे चल गए या डील हो गई तो यह खिलाफ वर्जी है। आप इस बात पर शो कॉज नोटिस जारी कर सकते हैं। आपने कहा पढ़े लिखे लोग लाएं, हो सकता है अनपढ़ मजदूर का शऊर बहुत ज्यादा हो। इस पर चेयरमैन पेमरा ने जवाब दिया कि हमने सिर्फ अदालत में ज़ेरे समाअत मामले से मुताल्लिक हिदायत जारी की, जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क दिए कि ऐसी बात पर आप मुतल्लिका चैनल का लाइसेंस मनसूख करें। आपको कानून ने बहुत इख्तियारात दिए हैं, आप उसके तहत कार्रवाई करें। अदालतों को स्कैंडलाइज करने पर कौन सा कानून लागू होता है? जिस पर एंकर्स के वकील ने जवाब दिया कि अदालतों को स्कैंडलाइज करने से मुताल्लिक कोड ऑफ कंडक्ट मौजूद है। इस जवाब पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने हिदायत की कि ये चेयरमैन पेमरा को पढ़ने के लिए दे दें। अदलिया को बदनाम करने वालों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की? जिस पर चेयरमैन पेमरा ने जवाब दिया कि अदालत को बदनाम करने वालों को अब तक 70 शो कॉज नोटिस जारी किए हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि पेमरा के पास बेपनाह इख्तियारात हैं, आप अदालत का नाम इस्तेमाल ना करें। तहरीरी जवाब दें कि अदालत को इस मामले में क्यों घसीटा गया। अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने की बजाय अदालत का नाम लेने पर पेमरा को नोटिस जारी कर रहा हूं। जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती फैसले पर प्रोग्राम से मुताल्लिक 2 एंकर्स को अपने प्रोग्राम के ट्रांसक्रिप्ट और सीडी जमा कराने की हिदायत दी। अदालत ने जहां अदालती फैसलों पर डील के तासुर जैसे तज्जियों और खबरों से मुताल्लिक कार्रवाई को आगे बढ़ाया, वहीं अदालती फैसलों का गलत इस्तेमाल करने पर अदालत ने पेमरा को नोटिस जारी कर दिया है। दूसरी तरफ जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला की शहरियत मनसूख करने से मुताल्लिक भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज समाअत की और समाअत के आगाज पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नादरा ने उनके मौकिल हमदुल्ला का शनाख्ती कार्ड मनसूख कर दिया है। इस फैसले के खिलाफ नादरा में दरख्वास्त दी, लेकिन 1 हफ्ते से उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की कि नादरा के इकदाम को कलअदम करार देकर वज़ारत दाखिला को मजीद किसी भी कार्रवाई से रोका जाए। नादरा की जानिब से अदालत को बताया गया कि दिसंबर 2018 में पहली मरतबा हाफिज हमदुल्ला को खत लिखा गया। हाफिज हमदुल्ला नादरा की कमेटी में पेश हुए, उनसे कुछ दस्तावेजात तलब की गई जो उन्होंने पेश की, लेकिन वो दस्तावेजात जाली निकली। तो फिर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि क्या हाफिज हमदुल्ला के बच्चे हैं, क्या उनके पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं? जिस पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि जी बच्चों के शनाख्ती कार्ड हैं और एक बेटा फौज में भी है। इस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क दिए कि जो माँ अपने बेटे को वतन पर कुर्बान करने के लिए भेज दे, क्या उसके शौहर की शहरियत पर कोई शक हो सकता है? अदालत ने इब्तिदाई दलाइल सुनने के बाद हाफिज अब्दुल्ला की पाकिस्तानी शहरियत मनसूख करने का नादरा का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने नादरा से इस मामले पर 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। वज़ारत दाखिला और नादरा को ताहुक्म सानी हाफिज हमदुल्ला के खिलाफ किसी भी किस्म का इकदाम उठाने से रोक दिया। ये 2 अहम मामलात हैं जिस पर अदालत ने हिदायत जारी की हैं। अहम बात है, नादरा ने एक तरफ हाफिज हमदुल्ला की शहरियत मनसूख की और उसके फौरन बाद पेमरा ने नोटिस जारी किया कि कोई भी मीडिया चैनल हाफिज हमदुल्ला को ना बुलाए क्योंकि वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है। ये सब कुछ अचानक होता रहा। आज जराए बताते हैं कि काबीना के इजलास में जब तनकीद हुई तो खुद वजीर आजम ने कहा कि ये फैसले गलत और बेवकूफ़ाना थे। इतने बड़े बड़े फैसले वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत में कर कौन रहा है जो खुद उन्हें गलत लग रहे हैं, बेवकूफ़ाना लग रहे हैं, उन पर तनकीद का बाइस बन रहे हैं। अदालत में हुकूमत की सुबकी हो रही है, अदालत को वो फैसले मुअत्तल करने पड़ रहे हैं और वो अदालत को सस्पेंड करने पड़ रहे हैं। अदालत इस बात पर आज बरहम नजर आई कि अदलिया के फैसलों को डील और एनआरओ का तासुर देकर मुतनाज़ बनाया जा रहा है। अदालत इस हवाले से बिल्कुल दुरुस्त कह रही है क्योंकि अदालत पेमरा पे भी भरम है और जब अगर मीडिया पर भी ये बात की जाए, एनआरओ का तासुर दिया जाए अदालती फैसलों के हवाले से, तो ये बिल्कुल गलत बात है। मगर जब खुद मुल्क के वज़ीर आज़म अदालत में ज़ेरे समाअत मुकदमात पर कहेंगे कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा और ये बात बार बार करेंगे, बार बार दोहराएंगे, तो इससे क़यास आराइयाँ जन्म लेंगी। और ये बात हमने और ये दोनों मामलात हमने कल डॉक्टर फिरदौस आशिक ईमान साहिबा के सामने भी रखे थे। अदालत के अंदर जो ज़ेरे समाअत मुकदमात हैं उसमें आप मुबालगा राई या क़यास राई नहीं कर सकते। आपने कहा ज़ेरे इल्तवा मुकदमात पर नहीं करनी चाहिए क़यास राई। ये जो वज़ीर आज़म कहते हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा, ये तो सब्जुडिस केसेस हैं, तो वज़ीर आज़म के पास कौन सा इख्तियार है जब वो कहते हैं एनआरओ? ये क़यास राई नहीं है कि मैं नहीं दूंगा एनआरओ।
उनके पास क्या इख्तियार है एनआरओ देने का? देखें, जर्नलिस्ट एथिक्स में ये आता है कि पूरी दुनिया के जितने भी आपके मीडिया हाउस हैं, दुनिया की डेवलप्ड डेमोक्रेसी में आप CNN देख लें, BBC देख लें, जितने दुनिया के चैनल्स हैं उनको निकाल के देखें, क्या कभी ऐसा हुआ है कि उसके अंदर जो है आप राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और अनार्की दोनों में फ़र्क को वाज़ा करें? और क्या वहाँ पे इस किस्म की मैराथन ट्रांसमिशन में रिपोर्टर भी आप खुद हैं, एनालिस्ट भी आप खुद हैं, अभी जाके सीने लगा के देख लीजिएगा, आपको फरीद जकरिया दिख जाएंगे, आपको क्रिस्टियाना मानपुर दिख जाएंगी, आपको रिपोर्टर अभी बगदादी के ऊपर 2 दिन CNN ने ट्रांसमिशन की है, उसमें रिपोर्टर तज्जियाकार के तौर पर भी बता रहे थे, रिपोर्ट ही नहीं कर रहे थे। ये तो सारी दुनिया में होता है, ये कहाँ आप कह रही है कि नहीं होता? यही होता है, ये राइट टू एक्सप्रेस। अगर कोई गलत बात कर रहा है तो आप उसको पिनलाइज कर दें, आप उसको सजा दें। पेमरा के कवानीन के तहत अगर कोई झूठ बोल रहा है, गलत बात कर रहा है, ये क्या ब्लैंकेट बैन कैसे लगा सकते हैं? फैसला सुनाने की और उस पे अपनी फैसला साजी से, क्यास राय से, मुबालगा राय से उसमें फर्क वाजिया कर देना, हमें कोई एतराज नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, ये नहीं डॉक्टर साहबा, एक एंकर डॉक्टर साहबा वो तो जो गलत बात करे, डॉक्टर साहबा जो गलत बात करे उसके ऊपर तो आप कर दे पेनल्टी, मगर ये इख्तियार आपको किसने दिया है कि आप कहें कि एक रिपोर्टर तज्जियाकार कैसे हो सकता है? एक डॉक्टर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हो सकती है, आपका इख्तियार है, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लॉ मिनिस्टर कोई बन सकता है, मुख्तलिफ लोग कुछ भी बन सकते हैं। ये कैसे आपने इख्तियार दिया? दुनिया भर में होता है, रिपोर्टर तज्जियाकार भी होते हैं, एंकर्स भी तज्जियाकार होते हैं, आइन में, कानून में, हर एक के पास ये। आप ये कैसे किसी के ऊपर, और आपने अब तो वापस भी ले लिया उस इख्तियार को जिसको आप डिफेंड कर रही है 24 घंटे में। मिस रीडिंग हो रही है, वो ये कहीं नहीं है कि आप वहाँ अपनी राय नहीं दे सकते, आप प्रोग्राम नहीं कर सकते। ये किसने कहा है आपको कि एक तो कोड ऑफ कंडक्ट में ये बात कहीं नहीं लिखी, फिर आपने वो नोटिस वापस भी ले लिया है, मगर आप उसको डिफेंड भी कर रही हैं हर तरीके से। हुकूमत, अब वज़ीर आज़म खुद इन चीज़ों को कह रहे हैं कि गलत हैं, बेवकूफ़ाना है, तो सवाल उठ रहा है कि क्या जब फैसले गलत साबित हो जाएं, मीडिया की तरफ से तनकीद आए, तो वज़ीर आज़म फासला अख्तियार कर लेते हैं कह के फैसला गलत था, उन्हें पता नहीं था, या वाक़ईतन वज़ीर आज़म इमरान खान को अपनी हुकूमत में होने वाले फैसलों का पता नहीं है? एक और आज मामला हुआ जिस पर फिर सवाल उठ रहा है कि हुकूमत आखिर कह कुछ देते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान, होता कुछ और है। ये हो क्या रहा है हुकूमत में, बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान को लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान का धरना एक बैरूनी साजिश है ताकि मसला कश्मीर से तवज्जो हटाई जा सके। ये बात उन्होंने गुज़िश्ता दिनों सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान कही। जब सहाफ़ियों ने उनसे सवाल किया कि वो ये बात किन मालूमात की बुनियाद पर कह रहे हैं, तो वज़ीर आज़म का कहना था कि उनके पास मालूमात तो नहीं है, लेकिन मीडिया और फिर इंडियन मीडिया में मौलाना फजलुर रहमान के धरने की कवरेज हो रही है, और बहुत ज़्यादा कवरेज हो रही है। तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ कि इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान की किसी दाएं बाजू की जमात की इतनी कवरेज की हो। यानी मौलाना के धरने पर वज़ीर आज़म ने बैरूनी साजिश का इल्ज़ाम लगाया और जवाब ये दिया कि मीडिया पर कवरेज अब मौलाना के धरने की ज़्यादा हो रही है, कश्मीर की कम हो रही है, और इंडियन मीडिया उनको बहुत कवरेज दे रहा है, पाकिस्तान में कश्मीर के मसले से तवज्जो हट रही है। लेकिन बैरूनी साजिश का अगर पैमाना भारतीय मीडिया की या फिर मीडिया की कवरेज है, तो एक और अहम मामले पर भी भारतीय मीडिया ने कवरेज दी, और वो मामला था पेमरा की तरफ से एंकर्स पर पाबंदियों का। इस पूरे मामले पर भारतीय मीडिया पर खबरें चली, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अखबारात में छपी, हेडलाइंस बनी। तो वज़ीर आज़म ने जो जवाब मौलाना फजलुर रहमान के धरने के लिए दिया, इस जवाब के मुताबिक क्या पेमरा के नोटिफिकेशन को भी भारतीय साजिश करार दिया जाए? क्या पेमरा के नोटिफिकेशन को भारतीय मीडिया रिपोर्ट करता रहा, हेडलाइंस लगाता रहा, और जब से तनाज़ा उठा है तो पाकिस्तानी मीडिया में भी इस नोटिफिकेशन का चर्चा ज़्यादा था, जबकि ये नोटिफिकेशन 27 अक्टूबर यानी उस दिन जारी हुआ जब पूरा मुल्क कश्मीर के साथ इज़हार यकजहती कर रहा था। तो क्या इस नोटिफिकेशन पर बैरूनी साजिश का इल्ज़ाम लगाया जाए? इसलिए बात समझना लाजमी है कि भारतीय मीडिया का अपनी स्क्रीन पर कुछ दिखाना ना तो पाकिस्तान में किसी की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाता है, ना ही किसी सियासी जमात का कोई भी सियासी इक़दाम। भारत में भी जब भी पठानकोट वाक़े पर नरेंद्र मोदी खामोश थे तो कांग्रेस जमात ने उन पर पाकिस्तानी एजेंट होने का इल्ज़ाम लगा दिया, और फिर उन्हीं नरेंद्र मोदी ने जब मकबूजा कश्मीर से आर्टिकल 370 ख़त्म किया तो और कांग्रेस ने उसकी मुखालफत की, तो नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर पाकिस्तानी एजेंट होने का इल्ज़ाम लगा दिया और कहा कि देखें कांग्रेस के रहनुमाओं के बयानात पाकिस्तानी मीडिया दिखा रहा है। इसी तरह वज़ीर आज़म इमरान खान जब अपोजिशन में थे तो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को मोदी का यार कहते थे। LOC पर फायरिंग होती तो कहते थे कि जब भी नवाज शरीफ हमारे एहतजाज की वजह से ख़तरे में आते हैं तो LOC पर फायरिंग हो जाती है। अब भी LOC पर फायरिंग की खबरें आ रही हैं और बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और इमरान खान के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है। तो जो खुद इल्ज़ाम इमरान खान लगाते थे, इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने कश्मीर का सौदा कर दिया है, जो कि और ज़्यादा अफसोस की बात है क्योंकि कोई भी पाकिस्तानी लीडर कश्मीर का सौदा नहीं कर सकता। तो ये जो हुब्बुल वतनी पर सवालात उठाना है,
ये एक अफसोसनाक अमल है जो अगर वज़ीर आज़म करेंगे तो उन पर भी सवालात उठेंगे। अब दूसरी दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ तो वज़ीर आज़म धरने को बैरूनी साजिश करार दे रहे हैं, उसे भारत के साथ जोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आज पंजाब के महकमा दाखिला के मातहत सूबाई इंटेलिजेंस सेंटर ने आज़ादी मार्च से मुतालिक मौलाना फजल रहमान के नाम से थ्रेट अलर्ट जारी किया, जिसके मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और NDS मौलाना फजल रहमान की टारगेट किलिंग कर सकते हैं और दोनों खुफिया एजेंसियां मकामी टारगेट किलर्स से राब्ते में हैं और मौलाना फजल रहमान के कत्ल के लिए उन्होंने $10 लाख की पेशकश भी कर दी है। अब एक तरफ ये इल्ज़ाम कि धरना भारत की पुष्टपनाही से हो रहा है, दूसरी तरफ ये थ्रेट अलर्ट कि भारत ही मौलाना को कत्ल करवाना चाहता है। एक हफ्ते में हुकूमत की तरफ से दो मुख्तलिफ किस्म के बयानिए सामने आ रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल प्रोग्राम में मुलाकात हो जाती है। अल्लाह हाफ़िज़।